हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ। बच्चों, हमने अध्याय संख्या 4 को शुरू कर लिया था, जो कि था हमारा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हमें ये देखना था, ये समझना था कि वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को हमने इस अध्याय में समझने की कोशिश करनी है। बच्चों, हमने भाग संख्या 1 को पूरा किया था, जहाँ हमने वैश्वीकरण होता क्या है, इसके शाब्दिक अर्थ को लेकर के इसको प्रभावित करने वाले कारक, चाहे वो प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति हो, या फिर हम कहें कि जो लचीली सरकारी नीतियां हैं वो हों, या फिर WTO जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका दबाव हो, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। बच्चों, हमने वहां पर यह समझ बनाने की कोशिश की थी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है। एक वैश्वीकरण को हमने आधार बना करके ये भी देखा था कि कैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी देश में अपना ना केवल व्यापार करती है, अपितु हम ये देख पा रही थी कि वह वहां पे उत्पादन भी वैश्विक स्तर पर कर रही है। यानी कि जहां से उसे जो चीज सस्ती पड़ेगी वो कंपनी वहां से उस चीज को अडॉप्ट करेगी। जैसे कहीं से वो श्रम ले रही है, कहीं से उसने कलपुर्जे लिए, कहीं से उसने अपने जो व्यापारिक केंद्र है वो बनाए, कहीं पर उसने अपने कॉल सेंटर्स को अरेंज किया है। इन सबको हमने हमारे भाग संख्या 1 में समझ लिया था। आज हम शुरू करते हैं हमारी कक्षा, जिसमें हम अध्ययन करेंगे भाग संख्या 2 का, जहां हम ये देखेंगे कि विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, ये जो प्रक्रिया है, यानी कैसे पूरे विश्व के जो उत्पादन है वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, कैसे कंपनियां एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, इस कनेक्शन के पीछे उन्हें क्या क्या प्रॉफिट्स होते हैं और व्यापार पर और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो चीजें आज के भाग में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा, विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। बच्चों देखिए, अगर हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उत्पादन इकाइयों की बात करते हैं, यानी ये कोई भी उत्पादन इकाई किसी भी देश में स्टेबल करती हैं, तो कई सारे कारक हैं जिनका पहले ये अध्ययन करती हैं। पहले ये देखती हैं कि यहां पर अगर हम प्रोडक्शन हाउस बना रहे हैं तो हमें लाभ होगा या नहीं होगा, क्या यहां पर हमारे लिए अनुकूल पर्यावरण है या नहीं है। तो इसका निर्धारण कैसे करती हैं, ये देखती हैं कि बाजारों से निकटता है कि नहीं। भाई बाजार से निकटता कि हम कोई चीज बना रहे हैं, उसकी खपत हम कोशिश करेंगे आसपास में ही हो जाए। पहली चीज तो ये देखेंगे, इसका लाभ हमें पता है, कॉस्ट कम होगी, परिवहन कॉस्ट कम है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम हो जाएंगे, ऑटोमेटिक लागत कम हो जाएगी, लाभ बढ़ जाएगा। तो बाजारों से निकटता एक महत्वपूर्ण कारक है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने में अपना अहम रोल निभाता है। इसके बाद में बात करते हैं हम कम लागत पर, चाहे कुशल हो चाहे अकुशल हो, वो श्रम उपलब्ध होना चाहिए। चाइना वाला एग्जांपल याद कर लीजिए, थाईलैंड की कंपनी का हमने देखा था। वहां पे हम ये देख पा रहे थे कि चाइना में अगर उन्हें कुशल श्रम अकुशल श्रम सस्ता मिल रहा है, तो थाईलैंड की कंपनी क्या कर रही है, चाइना में अपना स्टेबिलिटी दे रही है, अपना स्टेबिलिटी वहां दे रही है प्रॉपर चाइना में। क्यों? क्योंकि वहां का जो श्रम है वो उसे सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, ठीक। उसके बाद में हम देख रहे हैं उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता। अब ये उत्पादन के अन्य कारकों में हम ये कह सकते हैं संसाधन हो सकते हैं, ठीक है, कच्चा माल हो सकता है, ठीक है, ये सब चीजें, बिजली हो सकती है। तो ये सब चीजें उन्हें उपलब्ध हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अगर इजी गोइंग उपलब्ध हो रहे हैं तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना उत्पादन इकाई वहां पर स्टेबल कर देंगी। और अंतिम और महत्वपूर्ण कारक है सरकार की नीतियां। भाई हम जिस देश में स्टेबल होना चाह रहे हैं, जिस देश में हम व्यापारिक गतिविधि करना चाह रहे हैं, निवेश करना चाह रहे हैं, क्या वहां की सरकार की जो नीतियां हैं वो उदार हैं, हमारे अनुकूल हैं या नहीं है। अगर ये फैक्टर काम कर रहे हैं सारे अच्छे से, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी भी देश में अपना उत्पादन इकाई, अपना उत्पादन यूनिट स्टेबल कर देती हैं। क्लियर हुआ ना? इसकी चर्चा हमने हमारे भाग संख्या 1 में भी की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बच्चों देखिए, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नजदीक हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। अन्य कारकों में आपको पता है, जैसे कच्चा माल हुआ, स्पेस हुआ, या फिर हम कहें कि जो बिजली है, ये सब चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाएं। बच्चों साथ ही साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती हैं जो उनके हितों का देखभाल करें। भाई अगर उनके हितों का देखभाल ही नहीं हो रहा, किसी गवर्नमेंट की नीतियां इतनी खतरनाक है, इतनी कहीं टफ हैं कि जिनको फॉलो करना बहुत मुश्किल है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए, तो वहां पर उन्हें लाभ की जगह क्या होगा, नुकसान हो सकता है। ठीक है, कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें हमारा क्वेश्चंस बनता है सीधा सीधा, जिसका आंसर हम आगामी स्लाइड्स में लेने वाले हैं। बच्चों देखिए,
प्रश्न कैसे बन सकता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अधिकतर देखा गया है कि स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन किया जाता है। ऐसा करने के पीछे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या मंशा है? ऐसा करने पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या लाभ होता है? इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था को क्या लाभ है? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर सेम होंगे। तो देखिए हम एनालिटिक करते हैं कि भाई ये कहना क्या चाहता है। देखिए, संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहली बात, पहला तो ये होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान करेंगी, जिससे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। भाई अब होगा क्या? जैसे मान लो एक छोटी सी कंपनी है, आगे हम एग्जांपल देखेंगे इसका डिटेल्स में। एक छोटी सी कंपनी है हमारी ए, स्थानीय कंपनी है, इस देश में इसका वर्चस्व है, ए कंपनी है। ये बी कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये क्या करती है? ए के पास आकर के अपना निवेश करती है, कहती है भाई हम जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे, हम संयुक्त उत्पाद करेंगे। कुछ टर्म्स एंड हम कहें इनके बीच में आपस में टर्म्स कंडीशंस होंगे कि भाई ऐसा ऐसा हमारे टर्म्स होंगे और हमें ये कार्य करना है। अब क्या है? ए का लाभ देखिए, ए के पास में सबसे पहला होगा कि इसके पास में सेपरेट निवेश आ जाएगा, एक अतिरिक्त निवेश और आ जाएगा। कौन दे रहा है? बी डाल रहा है ना। अब उससे क्या करेगा? उससे ये मशीनें खरीदेगा, मशीनें खरीदेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसका जो दायरा है वो ऑटोमेटिक इंक्री होगा। कैसे इंक्री होगा? भाई बी भी तो उत्पादन का माल लेके जाएगा, वो भी तो अपना जहां पर इसके हम कहें जहां जहां उसके जो सेंटर्स हैं, वेयर हाउसेज है, वहां से उसे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये दोनों फायदे किसको हो रहे हैं? हमारी स्थानीय कंपनी को। दूसरी अगर हम बात करें तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनी साथ ला सकती हैं, बिल्कुल लाती हैं। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने विश्व के हर कोने कोने को देखा है, हर टेक्निक्स को देखा है। एक स्थानीय कंपनी की पहुंच अपने एक सीमित स्थान तक होती है, वहीं हम जानते हैं कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी विश्व के अनेक सारे देशों में अपना व्यापार स्टेबल करती है। तो उसके पास में जो नवीनतम प्रौद्योगिकी है उसकी समझ होती है, उत्पादन को लेकर के कई सारे इनोवेशंस होते हैं, कई सारे आइडियाज होते हैं, जिनका फायदा किसको मिलेगा? स्थानीय कंपनी को। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को क्या लाभ है, ये तो हम क्लियर कर पाए। चलिए अब हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए अगले टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि हम बार बार पढ़ रहे हैं, निवेश होता क्या है? हमने भाग संख्या 1 में भी इसकी चर्चा कर ली थी। भाई निवेश है क्या? परिसंपत्ति हो, जैसे भूमि हो, भवन हो, मशीन हो, अन्य उपकरण हो, इनको खरीदना है ना, तो उसको खरीदने के लिए जो आप मुद्रा खर्च कर रहे हो ना, उसे आप कहोगे इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश। भाई मैंने एक शॉप खोली है, शॉप खोल दी मैंने बर्गर शॉप लगा लिया। अब उसको बनाने के लिए जो भी चीजें मुझे चाहिए ना, उनको मैं खरीद रहा हूं, मुद्रा व्यय कर रहा हूं, तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं निवेश कर रहा हूं। तो निवेश का मतलब है परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए व्यय की गई मुद्रा को हम कहते हैं कि हमने निवेश कर दिया। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। भाई मैं निवेश करूंगा, मेरा निवेश है। बहुराष्ट्रीय कंपनी जो विदेशों की कंपनी है, उसने कोई निवेश किया तो उसे हम सरल शब्दों में क्या कहेंगे? विदेशी निवेश। तो इतनी कोई इसमें उलझने वाली बात नहीं है। शब्दों को पकड़िए, इकोनॉमिक्स में हम शब्द को पकड़ करके आसानी से उसका शाब्दिक अर्थ लगा करके डेफिनेशन प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी निवेश, विदेशों द्वारा किया गया निवेश। विदेशी कौन है यहाँ पे? बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, क्योंकि उनका जो ट्रेड है, उनका जो हम कहें इन्वेस्टमेंट है, वो कई सारे कंट्रीज में होता है, तो वो विदेशी निवेश हो गया। सीधा क्लियर हुआ ना? तो देखिए कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी। भाई मैंने एक ट्रक खरीदा, उसको चला दिया ट्रांसपोर्ट कंपनी में, तो मैंने क्यों इन्वेस्ट किया उस ट्रक में? मुझे ये उम्मीद है ना कि मेरा ये इन्वेस्ट, ये मेरी परिसंपत्ति जिसको मैंने निवेश करके खरीदा है, ये मुझे प्रॉफिट देगी। यही चीज तो यहां पे अगर हम निवेश को लेकर के एक टिप्पणी लिखना चाहें 5 मार्क्स की, 4 मार्क्स की, तो सीधा सीधा है निवेश की डेफिनेशन दीजिए, उसके बाद में निवेश का दूसरा प्रकार यानी विदेशी निवेश को बताइए, और निवेश किया क्यों जाता है, किस आशा से निवेश किया जाता है। ये निवेश परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए इसलिए किया जाता है ताकि ये परिसंपत्तियां हमें लाभ प्रदान करें। तो ये सब बातें हम इसकी टिप्पणी में राइट कर सकते हैं। चलिए एक बार हम जॉइंट हमारा ट्रेड था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम इस विदेशी मतलब निवेशक की बात करें, ये निवेशक है तो इसकी इन्वेस्टर है, इसकी बात हम करते हैं, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है हम इस कारखाने को दूसरे देश में स्थानांतरित कर देंगे। यहां पर खर्चीला हो गया। तो इसकी सेंटेंस को अगर हम पकड़ें तो यहां देखिए मजदूर क्या कर रहे हैं? अधिक मजदूरी दो, बेहतर माहौल मिलना चाहिए, ये सब डिमांड कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर क्या कर रहा है? इन्वेस्टर यहां से पलायन कर रहा है। सरल शब्दों में ये चित्र हमें ये कहना चाहता है
कि जो व्यापारिक गतिविधियां हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात करें या हम विदेशी निवेश की बात करें तो सबसे बड़ा लॉस ऑफ पॉइंट यही है कि जैसे ही इन्वेस्टर को लगता है कि मुझे यहां से लाभ कम हो रहा है इस परिसंपत्ति से, तो वो अपने व्यापार को, अपने इस कारखाने को, अपने इस प्रोडक्शन हाउस को अन्य देश में शिफ्ट कर देते हैं। कैसे कर पाते हैं? क्योंकि वो तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, हर जगह उनके लिंक्स होते हैं, हर जगह उनके लिए फॉलो करना बहुत ही आसान होता है। स्थानीय कंपनी ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती ना। स्थानीय कंपनी को क्या करना होगा? इन मजदूरों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा, मीटिंग्स करनी होंगी, इनकी कुछ शर्तें माननी होंगी, कुछ अपनी शर्तें मनानी होंगी और फिर इनके साथ समझौता करके कार्य करना होता है। अगर हम निवेशक की बात करें जो कि हमारा विदेशी निवेश है, तो वो ऐसे कार्यों के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं क्योंकि उनका जो मेन मोटो होता है वो होता है लाभ कमाना। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम को देख करके आसानी से समझ सकते हैं कि निवेशक को या विदेशी निवेश का जो मेन टारगेट होता है परिसंपत्तियों खरीदने का, वो होता है केवल और केवल लाभ कमाना। भरा हुआ सूटकेस हमें दिख रहा है ना यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन को प्रसार करना है। भाई इससे प्रॉफिट क्या होगा? स्थानीय कंपनी छोटी सी कंपनी है, चाहे वो हम माने 500 करोड़ की वर्थ है उस कंपनी की। भाई 500 करोड़ की वर्थ है, सुनने में तो बहुत छोटा आंकड़ा लग रहा है, पर इसके पीछे कितने जीरो लगेंगे ये हमें अभी तक पता नहीं है ना। तो 500 करोड़ की वर्थ अगर किसी स्थानीय कंपनी की है तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करेगी? उसको खरीद करके और उत्पादन का प्रसार करना ज्यादा पसंद करती है। प्रॉफिट बताइए क्या प्रॉफिट है इसमें? तो उसको तो पूरा का पूरा कंपनी को खरीदना है, 500 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं भाई, इसका प्रॉफिट क्या होगा? तो देखिए, अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये आसानी से कर सकती हैं। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका नाम है कारगिल फूड्स। ओके, ने क्या किया है? स्थानीय कंपनी परक फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनी को खरीद लिया है। अब यहाँ पे हम इनको अल्फाबेट से लेते हैं, के फॉर कारगिल फूड्स है और पी फॉर परक फूड्स है। ठीक है, ये बड़ी कंपनी है हमारी और ये छोटी कंपनी है। टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया है, सौदा इनके डन हो गया। 500 करोड़ का, 100 करोड़ का, जितनी वर्थ थी उतना सब कुछ इनमें एमओयू हो चुका है। क्लियर? चलिए आगे देखिए अब क्या होने वाला है। परक फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया था जहां उसके ब्रांड काफी प्रसिद्ध थे। किसके ब्रांड? परक के, ना कि कारगिल के। अब क्या होने वाला था? परक फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी हैं जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया है। हो गया ना, क्योंकि उसने टेक ओवर कर लिया कंपनी को। अब इस सब में कारगिल जो कंपनी थी हमारी, उसका क्या प्रॉफिट हुआ, क्या उसकी स्टेबिलिटी हुई, इसने क्यों इन्वेस्ट किया इतना? तो देखिए बच्चों, अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। देखिए, ना कुछ करना पड़ा, ओनली जितना उसका था परक का उसको टेक ओवर किया, उसका पे किया, उसका निवेश किया और सारा का सारा एक तैयार माल, बिल्कुल हम कहें ना कि एक तैयार थाली थी जिसको केवल उसने खाया है। काम यहाँ पे क्या किया उसने इसका जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर दिया। भाई जहां पे परक का प्रोडक्शन काफी डाउन था, वहीं पर हम देख रहे हैं 50 लाख पैकेट पर डे। अगर ये कंपनी स्टेबल कर रही है तो इसकी आपूर्ति हम देख पा रहे हैं, कितनी भी डिमांड हो ऑटोमेटिक सप्लाई पहुंचती जा रही है। और जब किसी चीज की डिमांड और सप्लाई सही रेगुलर चलती है तो वो ब्रांड स्टेबल हो जाता है ना। तो यहां पे हम देख रहे हैं अब जो परक के ब्रांड्स थे उन्हें कारगिल ने स्टेबिलिटी दे दी है मार्केट में। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। पहला तरीका टेक ओवर का था जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अगला तरीका देखिए, ये क्या करते हैं, जैसे जो विकसित देश होते हैं वहां की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, छोटे छोटे उत्पादकों को उत्पादन करने का ऑर्डर देती हैं। जैसे मुझे चाहिए शूज, मेरी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, होती तो बात ही अलग थी, पर मेरी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है तो मुझे कुछ शूजेस का मैं सप्लायर हूं, बहुत बड़ी मेरी कंपनी है। मैं क्या करूंगा, मैं छोटी छोटी जो कंपनियां हैं, उत्पादन के सेक्टर की छोटी छोटी कंपनियां हैं, उन्हें मैं ऑर्डर दूंगा कि भाई आप मेरे लिए 10,000 पैकेट्स बनाइए, आप मेरे लिए 50,000 पैकेट्स बनाइए, जितनी उनकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग मैं उन्हें ऑर्डर दूंगा। इससे प्रॉफिट क्या होने वाला है? इससे प्रॉफिट ये होने वाला है, मुझे ओनली पे करना है, मेरी डील्स होंगी, मैं जिस टाइप्स का माल चाहता हूं वैसा माल क्रिएट होगा, बट मुझे अनदर एडिशंस का जो हम कहें निवेश है वो नहीं करना पड़ेगा। मेरा उत्पादन जितना प्रोडक्ट मुझे चाहिए वो सारे बनते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे
वस्त्र, जूते, चप्पल और खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। ये बनाते रहते हैं, छोटे छोटे उत्पादक हैं, इनको बड़ी कंपनियां ऑर्डर देती हैं और ये सब इनको क्रिएट करना शुरू कर देती है। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, और वो क्या करती हैं, इन्हें अपने ब्रांड से ग्राहकों को बेचती हैं। एक आसान सा एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं। पार्ले जी बिस्किट देखा है ना, पार्ले जी खाए भी होगा सबने, है ना, ठीक है। पार्ले जी बिस्किट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, उसके पीछे आप देखना मैन्युफैक्चरिंग का अगर हम देखते हैं पोर्शन जहां मेंशंस होते हैं, वहां पे आप कई सारी बेकरीज के नाम देख पाएंगे। किसी पैकेट्स पे कोई ए बेकरी का नाम है, किसी पैकेट पे बी बेकरी का नाम है, किसी पे सी बेकरी का नाम है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है, जो पार्ले का प्रोडक्शन है वो डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो इस कंपनी ने क्या किया, जो छोटे छोटे बेकर्स हैं, छोटे छोटे उत्पादक हैं, उन्हें ऑर्डर्स दिए हैं, और हम देख पाते हैं कि जो इनकी बेकरीज हैं, अलग अलग बेकरीज हैं, वो इसका प्रोडक्शन करती हैं, और एट लास्ट पार्ले अपने ब्रांड के नाम से इन सबको सेल आउट करता है, जैसा कि हमने यहां भी देख लिया था। क्लियर हो गया ना? तो इसलिए ये दो तरीके हैं जिससे कि हम ये देख रहे हैं कि विश्व भर की जो कंपनियां हैं वो कैसे जुड़ती हैं, कैसे स्थानीय कंपनी कोऑपरेट करती है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ में, और इसके कई सारे तरीके हैं। टेक ओवर करके कर सकती है, या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी स्थानीय कंपनी को ऑर्डर देके उसे फुलफिल करा करके भी अपने ब्रांड नेम को स्टेबल कर लेती है। तो यहां पे हमने इन चीजों को क्लियर कर लिया बच्चों। इसके बाद में देखिए, इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। अरे भाई, पैसा होगा तो क्या कुछ नहीं कर सकता आदमी, सब कुछ कर सकता है। तो इनके पास में वर्थ इतनी होती है इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की, कि हम देख रहे हैं कि छोटी सी कंपनी को तो ये यूं ही खरीद पा रही हैं, है ना। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि ये क्या करेंगे, उत्पादकों के जो मूल्य होंगे उनको निर्धारित कर सकती हैं, गुणवत्ता उनकी निर्धारित कर सकती हैं, उनके आपूर्ति को ये निर्धारित कर सकती हैं, और साथ ही साथ हम ये देखते हैं श्रम शर्तों का निर्धारण भी ये कंपनियां बड़ी आसानी से कर पाती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरीके से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं, और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक था कैसे जुड़ रही हैं कंपनियां एक साथ, उसको हमने यहाँ पे समझा है। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें उससे पहले हमें यह भी समझना होगा कि स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। भाई, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें अर्थव्यवस्था में मूवमेंट के रूप में देखने को मिल रही हैं। बच्चों देखो, आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के जो उत्पादन है उस पर अपना प्रभाव जमा रही हैं। अरे भाई, सीधा सीधा परख और कारगिल वाला एग्जाम्पल स्टेबल करो। देखो क्या हुआ, परख का नाम ही खत्म हो गया, उसके ब्रांड्स ही खत्म हो चुके थे। अब वहां पर क्या हुआ, उस दूरस्थ स्थान पे भी वो बाहर की कंपनी ने तुरंत अपना प्रभाव दिखाते हुए अपने ब्रांड को इस स्थान पर भी स्टेबल कर दिया। इंडिया में कर लिया ना, अमेरिकन कंपनी इंडिया में स्टेबल हो गई, और मामूली सा कार्य किया उसने जॉइंट प्रोडक्शन का, और वो कौन सा तरीका था, टेक ओवर करने का, और उसने अपना कार्य कर लिया और अपने उत्पादन को फैला लिया। तो चलिए अब चलते हैं हम हमारे उदाहरण की ओर। देखिए, एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। भाई, सुना भी होगा, काफी नाम सुना होगा आपने इस कंपनी का, ठीक है, फोर्ड। अब बच्चों देखिए, फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत आई और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना कर दी। कितना दिया इसने, 1700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है इंडिया में, और 1995 में, और एक अपना एक हम कहें कारखाना स्टेबल कर लिया। ठीक है, आगे की स्थिति देखते हैं। यह संयंत्र भारत में जीपों एवं ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग के साथ स्थापित हो गया। भाई, उनके सहयोग से ये स्थापित कर लिया गया। ठीक, वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 88,000 कारें बेच रही थी। कब तक, 2017 तक, जबकि 1,81,000 कारों का निर्यात भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका में किया। बच्चों, पॉइंट को समझने की कोशिश करो कि हम ये समझ पा रहे हैं ना कि उत्पादन, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि उसको बांट भी रही है, उसका निर्यात भी कर रही है, वो भी किस लेवल पे, विश्व स्तर पे। कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की। स्टेबल कहाँ हो रही है, भारत के चेन्नई में।
और कर क्या रही है, भारत में तो ये सप्लाई कर ही रही है। 88,000 कारें इसने 2017 तक यहाँ पे सेल आउट किए हैं। बट इसके साथ साथ जो पास के बाजार हैं, लाइक हमारा दक्षिण अफ्रीका हो, मैक्सिको हो, ब्राजील हो, संयुक्त राज्य अमेरिका हो, यहाँ पर भी ये लगभग 1,81,000 कारों की इन्होंने डिलीवरी कर दी है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उनका जो नजरिया होता है वो काफी विकसित होता है। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले वो ये देखती हैं बाजारों की निकटता। जैसे चेन्नई में उन्होंने स्टेबिलिटी ली तो देखा उपभोग अच्छा होगा, स्थानीय लोकेलिटी का फायदा मिलेगा। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि नजदीक में बाजार कौन कौन से हैं। तो नजदीक जब इन्होंने देखा तो भारत से अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका में इनको व्यापार करने में बहुत ही आसानी हो रही थी। तो ये सब चीजें हम यहाँ समझ पा रहे हैं बच्चों। इसके साथ साथ देखिए आप, कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास ऊर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है। तो देखो अब हम समझ पा रहे हैं भाई, इंडिया में जो इन्होंने स्टेबल किया उसका कार्य क्या है, केवल मात्र अब वो अन्य देशों के लिए आपूर्ति केंद्र है। अब ये आपूर्ति केंद्र क्यों बनाया अन्य देशों के लिए, भाई देखो भारत की बात करें, कुशल इंजीनियर मिल जाएंगे, ठीक है, कुशल श्रम हो, अकुशल श्रम हो, बड़ा इजी मिल जाएगा। हम यहाँ देखते हैं कि हमारी जो विदेशी निवेश की नीतियां हैं, एफडीआई की हम बात करेंगे आगे चैप्टर्स में, तो वो जो नीतियां हैं वो भी बड़ी लचीली है। हमें तो इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, अर्थव्यवस्था को बूम कराना है, तो वैश्वीकरण को तो हम वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब ये सारी चीजें इस फोर्ड कंपनी को ईजी गोइंग लग रही हैं, तो इसने हमारे भारत के चेन्नई में जो अपना संयंत्र लगाया था उसे इसने बना दिया, ये मेरा आपूर्ति केंद्र है, मैं यहीं बनाऊंगा और यहां से मैं विश्व के अन्य क्षेत्रों में अपने प्रोडक्शन को, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करूंगा। तो ये चीज समझ में आ रही है कि कैसे एक भी बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी अन्य देश में स्टेबल होती है और कैसे वो अपना व्यापार को, उत्पादन को ही नहीं बल्कि व्यापार को भी विश्व स्तर तक ले जाती है। बच्चों इसके अलावा अब हम कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे और देखेंगे कि जो हमने अभी देखा फोर्ड मोटर्स का जो एग्जांपल हमने देखा, क्या हम उसको एनालिटिक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, क्या आप मानते हैं कि फोर्ड मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और क्यों? भाई बहुराष्ट्रीय कंपनी की परिभाषा ये कहती है कि जब कंपनियां बैंडेशंस को, सीमाओं को लांघ करके व्यापार करती हैं या कई देशों में उत्पादन केंद्र हो, सर्विस सेंटर्स हो, ऐसी चीज स्टेबल करती है अपने व्यापार से रिलेट करके, तो हम उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। फोर्ड की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आपूर्ति केंद्र अगर इसने इंडिया में स्टेबल किया है, अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, 1995 में यहाँ स्टेबल होती है, इंडिया में इसका आपूर्ति केंद्र है। जबकि दक्षिणी अफ्रीका, मैक्सिको की हम बात करें तो वहाँ ये अपना माल सोल्ड आउट कर रही है। तो ये सब चीज़ों को देख करके हम कह सकते हैं कि भाई ये वास्तविक रूप से एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे हमने ये समझा बहुराष्ट्रीय कंपनी होती क्या है। चलिए अगला प्रश्न इस विचार करते हैं। विदेशी निवेश क्या है? शाब्दिक अर्थ है बाहर का पैसा, विदेशी निवेश है। तो जब हम देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो निवेश किया जाता है परिसंपत्तियों के लिए, उसको हम विदेशी निवेश कहते हैं। अब फोर्ड मोटर्स ने भारत में कितना निवेश किया था? हमने देखा था भाई 1700 करोड़ रुपए का निवेश किया था इसने 1995 में, ठीक है, ये हमने इजी गोइंग देखा था। तो विदेशी निवेश कितना है? 1700 करोड़ का। चलिए आगे की हम बात करें। भारत में उत्पादन संयंत्र स्थापित करके फोर्ड मोटर्स जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल भारत जैसे देशों के विशाल बाजार का लाभ नहीं उठाती, बल्कि कम उत्पादन लागत का भी लाभ प्राप्त करती हैं। कथन की व्याख्या कीजिए। बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, खपत भी ज़्यादा होगी, तो हम ये देखेंगे रोजगार की जो अवसर है वो कम है, तो हमारे यहाँ पे जो लेबर चार्जेस हैं वो भी कम होंगे। यानी हमारे यहाँ चाहे कुशल श्रमिक की हम बात करें, चाहे अकुशल श्रमिक की हम बात करें, तो ये हमें बड़ी सस्ती दरों पर उपलब्ध हो जाते हैं अन्य देशों की तुलना में। तो जैसी ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये क्या करती हैं? दो तरफा लाभ उठाती हैं। यहाँ पे इनके एक तो बाजार उपलब्ध हो जाता है भाई सीधा सीधा, और दूसरा हम ये देखते हैं कि इनका कम उत्पादन लागत भी इनको मिलती है। कम उत्पादन लागत कैसे मिलेगी भाई? कॉस्टिंग कम आ रही है, ऑटोमेटिक लाभ ज्यादा हो जाएगा। सस्ता श्रम मिल रहा है, लागत कम हो जाएगी, ठीक है। कच्चा माल नजदीक मिल रहा है, लागत कम हो जाएगी। बाजार की निकटता है, लागत फिर कम हो जाएगी। तो ये दोनों तरफ के लाभ हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में उत्पादन संयंत्र स्थापित करके प्राप्त कर रही हैं। चलिए अगला डिस्कस करते हैं। आपके विचार से कंपनी अपने वैश्विक कारोबार के लिए कार के पुर्जों के विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत का विकास क्यों करना चाहती है? निम्न कारकों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कारक क्या कह रहा है, भारत में श्रम
और अन्य संसाधनों पर लागत बिल्कुल मोस्ट कारण है भाई। यहाँ पे श्रम सस्ता है और जो अन्य संसाधन के कारक हैं, जैसे चाहे वो कच्चा माल हो पुर्जों को बनाने के लिए, या फिर हम कहें जो अन्य कारक हैं, चाहे वो हम कहें बिजली जैसी उपलब्धता हो, ये सब उनको बड़ी आसानी से मिल पा रहा है, सस्ती दरों पर उपलब्ध हो पा रहा है। इसलिए ये यहाँ पर अपना जो पुर्जों का विनिर्माण केंद्र है उसके रूप में भारत को विकसित करना चाहती है। अगला पॉइंट कहता है कि कई स्थानीय विनिर्माताओं की उपस्थिति जो फोर्ड मोटर्स को कल पुर्जों की आपूर्ति करते हैं, ये कारण को भी हम ले सकते हैं भाई। कई सारे ऐसे भी हमारे यहाँ पे छोटे छोटे स्थानीय कारोबारी हैं, स्थानीय प्रोडक्शंस हैं, जो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, कल पुर्जे बना रहे हैं, जो कि सस्ती दरों पर फोर्ड मोटर्स को दे पा रहे हैं। पार्ले जी की तरह हम देखते हैं कई सारी बेकरियां उसे बिस्किट उपलब्ध करा पा रही हैं, ठीक है। और अधिक संख्या में भारत और चीन के ग्राहकों से निकटता, ये कारक भी हम फैक्ट में ले सकते हैं, क्योंकि कंपनियां ये नहीं देखती कि मैं यहां उत्पादन करूंगी मुझे सस्ता पड़ेगा। साथ ही साथ हमने देखा था बाजारों की निकटता को हमने नंबर 1 पे रखा था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश की हम बात करते हैं तो बाजारों की निकटता उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। भाई आपने माल सस्ता बना लिया, बाजार पास में नहीं है, तो आप बेचोगे तो लागत तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आपने माल महंगा बनाया, बाजार आपके पास में है, तो आप उसको फटाफट बेच तो दोगे, उसकी डिमांड तो है वहां पे, सप्लाई तो कर दोगे। जब सप्लाई नहीं है तो आप बनाओगे क्या। तो यहां पे हम कह पा रहे हैं कि अधिक संख्या में भारत और चीन के ग्राहकों से निकटता भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जो पुर्जों के निर्माण केंद्र के लिए जो फोर्ड मोटर्स है उसको भारत को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे लिए है, भारत में फोर्ड मोटर्स द्वारा कारों के निर्माण से उत्पादन किस प्रकार संबंधित होगा। देखिए बात करें अगर भारत में फोर्ड मोटर्स द्वारा कारों के निर्माण से उत्पादन किस प्रकार परस्पर संबंधित होगा, तो देखिए अगर हम इस कंपनी की बात कर रहे हैं तो ये भारत आई क्यों, पहला कारण ये था महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से इसने भारत में स्टेबिलिटी तो ली, पर इसने ये देखा कि कल पुर्जों का जो उत्पादन मैं यहाँ कर रही हूँ वो सस्ता पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। साथ ही साथ जो परस्पर के जो बाजार हैं, यानी आसपास के जो बाजार हैं, उनकी निकटता भी यहाँ से उपलब्ध हो रही है, तो इसको बड़ा इजी गोइंग हो रहा है अपने बने हुए माल को बेचना भी। तो इसलिए हम ये कह पा रहे हैं कि फोर्ड मोटर्स द्वारा कारों के निर्माण से उत्पादन की बात करें, निर्माण से लेकर के उत्पादन की बात करेंगे, तो ये दोनों परस्पर आसानी से यहाँ संबंधित होंगे, क्योंकि फोर्ड मोटर्स को एक बहुराष्ट्रीय जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसको स्टेबिलिटी के लिए जो जो कारक चाहिए, चाहे उदार नीतियाँ हों, चाहे बाजारों की समीपता हो, चाहे कुशल अकुशल श्रम की उपलब्धता हो, या फिर हम कहें कि हमारा मतलब जो हम कहें कि WTO जैसे संगठन, जो WTO संगठन का जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है वो हो, इन सब की स्टेबिलिटी हमारे इंडिया में इजी गोइंग है। इस वजह से हमारे भारत में फोर्ड मोटर्स ने अपना स्टेबिलिटी ले लिया है, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियों से किस प्रकार अलग होती हैं। भाई यहाँ पे अन्य कंपनियों से मतलब है स्थानीय कंपनी, ठीक है। स्थानीय कंपनियों की तुलना करें तो एक तो इनका प्रोडक्शन छोटा होता है, दूसरी चीज इनका जो व्यापारिक एरिया होता है वो स्टेबल होता है, सीमाओं में बंधा होता है। इसके अपोजिट अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हम बात करेंगे तो वहां हम ये देखते हैं कि इनका जो बैंडेशन होता है, सीमाओं का बैंडेशन है वो नहीं होता। इनका व्यापार एक देश से दूसरे देश तक बड़ा इजी गोइंग होता है। कई देशों में इनके व्यापारिक केंद्र होते हैं, कई देशों में इनके कॉल सेंटर्स होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, उत्पादन हाउसेज होते हैं। तो ये सब चीज़ें एक कंपनी को या अन्य कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अलग करती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये देख पाते हैं कि ये व्यापारिक जो गतिविधियां हैं उनका संचालन बड़े इजी ढंग से कर पाती हैं। श्रम निर्धारण ये इनके पास में क्षमता होती है, लागत को निर्धारित ये कर सकती हैं, उत्पादन को निर्धारित ये कर सकती हैं। इनके पास में इतनी कैपेसिटी होती है जो कि एक अन्य कंपनियों या स्थानीय कंपनियों के पास में नहीं होती। तो ये सारे कारण हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अन्य कंपनियों से अलग करते हैं। बच्चों इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, लगभग सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिका, जापान या यूरोप की हैं, जैसे नोकिया, कोको कोला, पेप्सी, होंडा, नाइकी। क्या आप अनुमान कर सकते हैं ऐसा क्यों है? देखो बच्चों सबसे बड़ी बात है, अगर हम बात करें अमेरिका, जापान और यूरोप की, तो देखिए सबसे बड़ी बात है ये हमारे एक तरीके से हम कहें विकसित राष्ट्र हैं, ठीक है। विकसित राष्ट्रों में हम ये देखते हैं कि उद्योगों को लेकर के या हमारा द्वितीयक और तृतीयक, मोस्टली तृतीयक की हम बात करें, तृतीयक क्षेत्र ज़्यादा कार्यरत रहता है। भारत में अब तृतीय क्षेत्र मूव कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ना हम विकसित विकासशील से विकसित की ओर मूव कर रहे हैं। तो जब हम इन विकसित राष्ट्रों की बात करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे हमारा यूरोप हो,
तो इनमें क्या है कि जो औद्योगिक नीतियां बनाई गई हैं द्वितीयक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, तृतीयक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो औद्योगिक नीतियां बनाई गई हैं, सरकारी नीतियां बनाई गई हैं, वो काफ़ी लचीली होती है। इनकी अर्थव्यवस्था औद्योगिक आधारित अर्थव्यवस्था होती है, जहां अगर हम विकासशील यानी भारत की बात करें तो भारत में क्या है, हमारा जो प्राथमिक सेक्टर है चाहे वो रोजगार नहीं दे रहा है, परंतु आज भी सर्वाधिक श्रम लगभग 70% श्रम हमारे प्राथमिक सेक्टर में इन्वॉल्व है। कितनी दुख की बात है ना, श्रम इन्वॉल्व है, छिपी हुई बेरोजगारी इन्वॉल्व है, फिर भी हमारा यहां से प्रोडक्शन क्या आता है लगभग 13 से 14% का, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। ठीक है, परंतु हम देखते हैं जब विकसित देशों की हम बात करते हैं लाइक जापान, अमेरिका, यूरोप, तो यहाँ पर की जो जनसंख्या है वो मूव करती है द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में। इसके कारण क्या है, यहाँ पे उद्योगों का विकास होता है। जब कोई चीज़ विकसित अवस्था में होती है तो वहाँ से हम देखते हैं निर्यात को बढ़ावा मिलता है, और जैसे जैसे निर्यात को बढ़ावा मिलता है, भाई आप कोई प्रोडक्शन बना रहे हो, जैसे हमने कहा होंडा ने क्या किया, अच्छी अच्छी बाइकें बनाई, इतनी अच्छी बाइकें बना रहा है। कई देश ऐसे हैं जहाँ खुद के प्रोडक्शन नहीं, अरे पाकिस्तान को लो, वहाँ पे कार का मैन्युफैक्चरर ही नहीं है, गूगल करके सर्च कर लो ना, है ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, तो वहाँ की कॉस्टिंग क्या होगी, बहुत ज़्यादा होती है। जो सेंट्रो हमारे यहाँ 6-7-8 लाख में मिलती है, वो वहाँ पे जाके 30-35 लाख वहाँ की मुद्रा के अकॉर्डिंग हो जाती है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जहाँ पे प्रोडक्शन से स्टार्ट होते हैं वहाँ पे लागत कम आती जाती है, धीरे धीरे बाजारों की निकटता के कारण खपत बढ़ती है, और कंपनियों का जो आकार है वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो अमेरिका, जापान और यूरोप की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इनकी मनी पावर यानी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, जिसके कारण ये स्मॉल जो स्थानीय जो कंपनियां हैं उनको टेक ओवर करती हैं और अपने ब्रांड्स को स्टेबल करती हैं। जैसा हमने करगिल और परक फूड्स का एग्जाम्पल देखा था, वहाँ हम देख रहे थे पूरी मेहनत को अगर हम एनालिटिक करें, उस स्थानीय क्षेत्र में 4 तेल शोधक केंद्रों के साथ में पूरी मेहनत परक फूड्स की थी, बट पैसे के कारण यानी हम कहें निवेश के आधार पे करगिल फूड्स ने अपना ब्रांड स्टेबल कर दिया, परक को टेक ओवर किया और अपना ब्रांड स्टेबल कर दिया। तो यहाँ पे हम ये कह पाएंगे कि लगभग सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिका, यूरोप और जापान की हैं, जैसे चाहे नोकिया हो, कोको कोला हो, पेप्सी हो, होंडा हो, नाइकी हो। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन देशों की जो तुलना है वो, ये देश हमारे विकसित राष्ट्र हैं जहां पर औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि यहाँ की जो सरकारी नीतियां हैं वो उद्योगों पर आधारित होती हैं, या हम ये कहें कि यहाँ की सरकार फॉलो ही उद्योगों को करती है। ठीक है, द्वितीयक सेक्टर इनका मेन सेक्टर होता है, तृतीयक पर ये फोकस होते हैं। इस कारण जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां लगभग इन्हीं देशों से बिलोंग करती हैं। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी क्लास, जहां हमने ये देखा कि कैसे विश्व स्तर पर जो कंपनियां हैं वो उत्पादन के लिए साथ में आती हैं, चाहे वो संयुक्त उत्पादन वाला एग्जाम्पल हो, चाहे वो टेक ओवर करने वाला एग्जाम्पल हो, या फिर हम कहें कि ऑर्डर देके अपना ऑर्डर फुलफिल कराने वाला एग्जाम्पल हो। इन सबको हमने आज के हमारे चैप्टर के रूप में, आज के अध्याय के रूप में समझ लिया है। उम्मीद करता हूं कि आज के पार्ट में आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।